बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो रियल स्टेट सेक्टर है इसके डायनामिक्स यकीनन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं दुनिया के रियल स्टेट सेक्टर से। यहाँ पर इस वक्त जो हम करंट सूरत हाल की अगर बात करें तो डिमांड बढ़ती जा रही है, चूँकि देहाती इलाकों से लोग मूव कर रहे हैं शहरी इलाकों में और जो शहर हैं वो फैलते जा रहे हैं। यकीनन उसमें प्लानिंग की भी ज़रूरत है और वहाँ पर जो शॉर्टफॉल है एक तरह से मैं कहूँगा घरों का, उसको भी पूरा करना है। सो डिमांड बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ाना होगा, डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा और बढ़ाने के लिए जो टैक्सेस हैं उनको कम करना चाहिए हुकूमत को। और जो पॉलिसीज़ हैं ये जब फेवर में होंगी, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रियल एस्टेट सेक्टर की फेवर में होंगी तो यकीनन डेवलपमेंट बेहतर होगी। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो सिचुएशन सामने आ रही है आने वाले वक्त में, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, सोल्यूशन प्लान क्या है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि वो शहर जहां पर हाई राइज का यानी वर्टिकल लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, फ़रोग नहीं दिया जाता था, वहां पर भी अब लोग प्रेफर कर रहे हैं अपना अपार्टमेंट खरीद लिया जाए ताकि कम पैसों में उनको एक छत मिल जाए। सो ऐसी सूरत हाल में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, और जो बजट आया 2024 का, इसमें जो टैक्सेस लगे प्रॉपर्टी पे आया, उनमें क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, क्या तजावीज़ हैं और क्या ज़रूरी है कि हुकूमत इस पर नजरसानी करे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियोज़ में अमाना मॉल के चेयरमैन जनाब आबिद भट्ट साहब। आपको वेलकम कहते हैं। क्या कहेंगे भट्ट साहब, बजट आ चुका है 2024 और इसमें हमने देखा प्रॉपर्टी टैक्सेस भी लगे। इस सूरत के बाद मार्केट की क्या कंडीशन है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अपना मार्केट की कंडीशन तो काफ़ी ब्लीक है, कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है, क्योंकि ओवरऑल पूरे वजह से। दूसरा ये है कि हम चूँकि प्रॉपर्टी में काफ़ी अरसे से हैं, चीज़ें चल रही थी, उतार चढ़ाव देखा है हमने। लेकिन इस दफ़ा जो बजट के बाद हुआ है ना, बजट के बाद तकरीबन ये डाउन जा रहा है। सही, राइट। हमें कोई अच्छा रिस्पांस, खैर बजट से पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमने फिर भी एक्चुअली 4 महीने पहले एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पर हम हाई राइज में, हम हॉरिजेंटल नहीं है। अच्छा, तो हाई राइज का आप किस तरह से देखते हैं? हाई राइज के हवाले से सबसे पहले तो चैलेंजेस बताइए कौन से आ रहे हैं। देखें, सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हिट हमें कर रही है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। जब हमने शुरू किया था 2.5 साल पहले, अमाना नूर को जब हमने अपने किया था, तो उस वक्त हमारा जो अपना स्टील था 1,80,000 के ऊपर था, 1,80,000 1,85,000 के ऊपर। और ये कितने वक्त पहले की बात है? ये तकरीबन 2.5 साल पहले की। अभी हमारा जो है 2,60,000 के राउंड है। अच्छा। ये 2,80 पे भी गया है, 3 के ऊपर भी गया है, लेकिन उससे नीचे है, लेकिन अभी फिर ऊपर जा रहा है। सो मकसद है कि हमें उस वक्त कास्ट थी तकरीबन कोई 4,500, अभी हमारी कास्ट है 8,000। ये तकरीबन डबल कास्ट हो गई है हमारी जो है। तो ये वक्त पर फिर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाते, ओवरसीज़ का पैसा लगा होता है, बल्कि यूँ कहें कि पाकिस्तानी की जमा पूंजी लगी हुई होती है अपना अपार्टमेंट, अपना घर बनाने के लिए। तो भट्ट साहब, ये डिलीवर कैसे होंगे? इस तरह तो मार्केट और डाउन जाएगी, ओवरसीज़ का जो ट्रस्ट है वो ऑलरेडी शेक कर रहा है, वो ब्रेक कर जाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको पहले एक बात बताऊं, अगर आप प्रोजेक्ट से पैसे निकालते नहीं है ना, तो आपका प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता। ठीक है। वो बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसको अगर आपने पहले ही प्रॉफिट भी निकाल लिया, पैसे भी निकाल लिए, जो फ्यूचर प्रॉफिट निकाले, तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? मोस्टली प्रोजेक्ट इसलिए रुकते हैं, एक या तो वो गलत प्राइस पे बेच देते हैं। ठीक है। रॉन्ग प्राइस पे उनको कैलकुलेशन ही नहीं आती। मोस्ट ऑफ द आवर डेवलपर क्या है, उनके एक कोठी थी, ज़मीन.com के पास गए, मेरी कोठी है, उसे बोला डेवलपर बन जाओ, उसने लगा दिया, ज़मीन.com ने लगा दिया उसको अपना सेल पे लगा दिया। उनको एक्चुअली कास्ट भी नहीं आती। मैं ऑनेस्टली आई हैव मेट लॉट ऑफ सो कॉल्ड डेवलपर, उनको अपनी कास्ट भी नहीं निकालनी आती। तो अगर गलत प्राइस पे बेचने बनेगा कैसे? ये मसला, सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि लोग पैसे निकाल लेते हैं प्रोजेक्ट से, और पैसे पहले निकाल लेते हैं, अपनी ज़मीन के भी पहले निकाल लिए, प्रॉफिट भी पहले निकाल लिया, तो प्रोजेक्ट बनना बंद हो जाता है। क्योंकि लोग, जब आपको उसने पैसे दिए हुए हैं, उसको एक स्केड्यूल के तहत पैसे मिलते हैं आपको, दूसरे फ्लोर पे इतना, तीसरे पे इतना, चौथे पे इतना। तो अगर आपने 8वें फ्लोर तक पैसे ले लिए हैं, तो आपने बनाया सिर्फ 2 फ्लोर है, तो किस्तें तो रुक जाएंगी ना, आपको किस्तें नहीं आएंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला, चले जो मटीरियल कॉस्ट तो है ही, इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मटीरियल कॉस्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने बेचा था अमाना नूर तकरीबन कोई इस
12-13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के ठीक ऊपर, है। लेकिन उसकी ओरिजिनल कास्ट जो अभी हमें कास्ट आ रही है वो तकरीबन 14,000 रुपये कास्ट आ रही है हमें बनाने की। अच्छा, अब हमें कास्ट आ रही है 14,000 रुपये। ठीक है। 14,000 रुपये के ऊपर आप 2,000 रुपये है, लेकिन 2,000 रुपये अगर चूंकि हमारा सिर्फ बिका है, जब अगला है ना, जब अभी हमने अगले वाला जो है ना वो कर दिया है अपना स्टॉप कर दिया, आधा हमारा बिक गया, आधा हमने स्टॉप कर लिया। जब वो आधा बेचेंगे ना अगला, राइट, उसके ऊपर हम प्राइस ऊपर करके उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर आप सारा ही बेच दें तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप ये कंस्ट्रक्शन कास्ट, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपकी फर्ज करो आपका कम है, अगर हुआ है तो आप कस्टमर के साथ बैठते हैं, उनको समझाते हैं कि यार ये कास्ट बढ़ गई है, तो थोड़ी बहुत आप कास्ट ऊपर कर लेते हैं, यानी एस्केलेशन चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन इसमें बड़ा साहब होता ये है कि बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है कि ये हिडन चार्जेस हैं, ये वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, हमें बताया नहीं गया, या शायद पोजेशन से पहले हमसे मजीद पैसे लिए जा रहे हैं। तो आया ये डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, इसकी कोई फोरकास्ट नहीं हो सकती कि प्लान ही इस तरह किया जाए कि 2 साल के बाद जो प्राइसेस होनी हैं, क्योंकि अब तो जो मुल्क के हालात हैं सारी चीज़ें सामने हैं, तो ये डिक्लेयर नहीं होना चाहिए? नहीं, डिक्लेयर होता है ना, ऊपर लिखा होता है फॉर्म के ऊपर आपने कि अगर अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़, जैसे इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेड हुई है ना कि सरिया हर चीज़ सडनली डॉलर जो है 300 पे चला गया, इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं, ना बेचारे परचेजर का कसूर है, ना डेवलपर का कसूर है, ना उसका कसूर है अपना जो है जो बायर है काम जी, नहीं, जो वेंडर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बढ़ गई ना, आपका रुपया गिर गया, वेंडर क्या करे, सर ये वाला जेब से डाल के थोड़ा देगा। सो हर चीज आपकी 100 से, अगर 100 रुपए से डॉलर आपका 150 से 300 पे हो जाता है तो डबल हो गया ना आपका। ठीक है। इस वजह से तो अभी सोल्यूशन क्या देख रहे हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे? कुछ डेवलपर्स ऐसे भी हैं बट साहब जो डिलीवर करना चाहते हैं, मगर ये एक सरप्राइजिंगली जो सिचुएशन हुई है, और फिर बजट के बाद भी यकीनन मटेरियल कॉस्ट की जिस तरह बात कर रहे हैं वो बढ़ा है बहुत, तो सोल्यूशन प्लान क्या नज़र आता है? देखिए जी, सोल्यूशन ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, हमारी कंट्री को हाई राइज पे जाना पड़ेगा। बगैर हाई राइज आप अगर बहुत ज़्यादा ज़मीनें ब्राउन करते जाएंगे तो आपकी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी फूड की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप सारी अपनी ज़मीनों को, अगर कल्टीवेटेड ज़मीनों को आप ले जाएंगे, तो अगर आप कन्वर्ट कर देंगे उसको अपना हाउसिंग सोसाइटी में, तो आपको फूड की प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके पास इतना एरिया नहीं है, 26 करोड़ की अवाम के लिए ये एरिया इनफ नहीं है हमारा पाकिस्तान का, जो आपको फूड की सप्लाई दे सके। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि हाई राइज वक्त की ज़रूरत बन चुका है और वर्टिकल लिविंग की तरफ आना पड़ेगा, और वर्टिकल लिविंग की तरफ आवाम तो आ रही है, अपार्टमेंट्स की तरफ बहुत से लोगों का रुझान भी है, मगर बात वही है कि डिलीवर किया जाए, फाइनेंशियल पोजीशन भी डेवलपर की ऐसी हो जो वक्त पर डिलीवर कर सकें। तो इसमें बट साहब अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें 1 साल में कम से कम 10 लाख घरों की ज़रूरत है पाकिस्तान में, जो कि ये तो रिपोर्ट में है, यकीनन इससे ज़्यादा ही होंगे। तो आप इसके हवाले से आपने कोई देखी है रिपोर्ट, इसके हवाले से कुछ सोल्यूशन प्लान आपको नज़र आता है? हाई राइज के लिए क्या सपोर्ट किया जा सकता है, किस तरह से इस मसले से निकला जा सकता है? देखिए जी, हाई राइज के लिए अगर सपोर्ट मीन, ये तो आप अगर आपने को अपना लेट्स से डिलीवरी के ऊपर जब आप बाय करते हैं ना, यू मस्ट सी कि डेवलपर कौन है, उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई ना कोई पहले प्रोजेक्ट था और ना कोई अगला है। अगर कोई प्रोफेशनल डेवलपर है ना, वो आपको डिलीवर करेगा। क्या आप देखते साथ साथ वॉच करते जाएं, और प्लस मैं फिर कहूँगा जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको कहूँगा कि आप जब बाय करते हैं, डेवलपर की हिस्ट्री एक दफ़ा ज़रूर चेक कर ले, क्या उसने पहले को डिलीवर किया, बनाया है, नहीं बनाया, तो देर इज़ काटा एक तो आपका हुआ। दूसरा, क्या उसका कोई और भी प्रोजेक्ट है, उसकी प्रीवियस क्या वो किसी अदारे के साथ मुंसलिक रहा है, उसको ये पता है वो क्या कर रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी है, तो उसको क्या तकलीफ है। बट सर, जो हमारा बिजनेसमैन है, जो ताजिर बरादरी है, वो टैक्स देना चाहती है, देना चाहती हुकूमत के साथ, हुकूमत को सपोर्ट करना चाहती है। मैं टू बी ऑनेस्ट, जो हमारा जो तंजीम है ना, वो हुकूमत को हेल्प करना चाहती है। हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेफिसिट से बाहर निकाल सकते हैं, हम आपको आपका जो बजट है उसको क्या उसका नाम है, टैक्स एंड बजट को बराबर भी कर सकते हैं। आपकी अर्निंग, अभी आपने 19,000 का आपकी एक्सपेंडिचर है, आपके पास 9 के 10,000 11,000 आप हदफ हो गए, बाकी 6,000 अरब कहाँ से आएगा, 7,000 अरब वो आपके पास कोई नहीं है, उनके पास है ही नहीं।
अब आधार मांगेंगे, बाहर से पैसा आएगा, आधार चौक के लाएंगे, बाहर से पैसा आएगा, हमें भी खिलाया, कुछ आप खाया, और बाद में वो कर्ज बढ़ा, और होता क्या है कि आपका रुपया गिर जाता है, डॉलर का प्रेशर आता है, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज ही इतना होता है, आपके पास कोई पैसा ही नहीं है, और आपका फिर रुपया जो है 500 पे चला जाएगा। और जो मैंने आज तक कमाया, जो मैंने फर्ज करो मैंने टैक्स नहीं दिया, मैंने चोरी किया टैक्स, तो मुझे क्या फायदा है, बिजनेसमैन को क्या फायदा है, उसकी जायदाद तो आधी रह गई ना। 150 के ऊपर मेरा डॉलर जब 300 पे गया तो मेरे पैसे तो आधे हो गए ना, मेरी पूरी जायदाद ही आधी हो गई, ठीक है, तो मुझे क्या फायदा आया। सो आई रादर वांट टू पे टैक्स एंड मेक श्योर टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ भट्ट साहब, जब हमने पहले बात की कि डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है घरों का, लेकिन एक आम आदमी ने अपना घर तो बनाना ही है। हाँ, बिल्कुल तो बनाना है। ऐसी सूरत में आम आदमी के लिए आप ये जो भी इन्वायरमेंट बन चुका है, इसमें पॉजिटिव क्या देखते हैं? मैं पॉजिटिव ये कहना चाहता हूँ कि आपको, मैं अपने कंज्यूमर को, जो अपने लोगों को कहूँगा कि अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होएं। पूरी दुनिया अपार्टमेंट में रहती है, ठीक तो है। हम अकेले नहीं हो रहे। अल्टीमेटली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अपार्टमेंट। मकसद 20 साल के बाद अपनी ज़मीनें सारी ज़ाया करके जो आएंगे, तो अभी क्यों नहीं चले जाते अपार्टमेंट में। तो आप अपार्टमेंट, एक तो ईजी लिविंग है, कोई कास्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, क्योंकि उसके ऊपर आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक आप और आपका ये अपना है भी सस्ता, घरों से सस्ता बनता है ठीक है। अपार्टमेंट। चलें, अपार्टमेंट की तरफ आप चाहते हैं कि लोग अपना मैं रुझान क्या करें, चाहता हूं कि उस तरफ आएं। हाँ। लेकिन भट्ट साहब, इसके हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि अब लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। एक गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और आज हम बात कर रहे हैं बजट के बाद की क्या सूरत हाल है, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस लगे हैं, इसके बाद एक आम आदमी कहाँ स्टैंड करता है, एक आम आदमी जो अपना घर बनाना चाहता है उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, मगर इसके साथ साथ उसके लिए मार्केट में पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव क्या है। इस पर बात करने के लिए चेयरमैन अमाना मॉल मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। बट साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अपार्टमेंट की तरफ आना होगा, अपना घर बनाने के लिए वर्टिकल लिविंग को फ़रोग देना होगा। लेकिन हमारे यही कम्युनिटी में ये एक माइंडसेट ये भी है कि ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? आया पोजेशन नहीं दिया जाता अपार्टमेंट का, या फिर खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, जल्जले आ जाते हैं या बिल्डिंग गिर जाती है, ऐसी सूरत हाल में वो एक जो बायर है वो कहाँ खड़ा है? छत अपना ना ज़मीन, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बता दीजिए, छत और ज़मीन क्यों चाहिए हमें, उसके किस लिए चाहिए? यकीनन रिहाइश के लिए जी। कि नहीं, जल्जले के लिए, कि जल्जला तो बिल्डिंग इंश्योर्ड होती है, आप इंश्योरेंस कराते हैं, बिल्डिंग दोबारा बन जाएगी। अच्छा, यानी रिकवरेबल है, ठीक है। रिकवरेबल है, उसमें क्या, आपको छत चाहिए ना, तो ऊपर इतना बड़ा छत जो हम बना रहे हैं, उसके ऊपर पूरी फैसिलिटीज हैं, बारबेक्यू है, एक स्विमिंग पूल है, जिम है, आप गार्डन, रूफ गार्डन है, जाके बैठे हैं आप ऊपर। आपको छत किस लिए चाहिए? इट्स अ कम्युनिटी लिविंग। आपको अगर सपोज लेट से कि आप कहते हैं कि जल्जला गिर जाती है बिल्डिंग, तो उसको इंश्योर्ड होती है, वो दोबारा बनेगी, इंश्योरेंस दोबारा बनाएगी। हम तो सारी बिल्डिंग अपनी इंश्योरेंस कराते हैं। अच्छा, यानी जो अपार्टमेंट जिनके होते हैं, जो यानी शेयर होल्डर कह लें आप होते हैं, तो ये सबका हिस्सा होता है, यानी उस लैंड में भी हिस्सा होता पूरी है? लैंड, ये कॉन्सेप्ट भी समझाओ। देखिए, उस पूरी लैंड में उनका हिस्सा होता है। अच्छा। अगर वो लैंड जो है उसमें पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जितना बना होता है ना, अच्छा। उसको डिवाइड कर दिया जाता है वो लैंड में, ऐसे होता है। यानी ये एक तरह से ओनरशिप ही है? हाँ, ओनरशिप है, उसके बगैर ऐसा नहीं है कि ओनरशिप नहीं है, उनकी ओनरशिप है। वो जो फर्ज करो 36 कनाल जगह है ना, उसमें जितने स्क्वायर फुट बना है ना, किसी का 1000 स्क्वायर फुट है, किसी का, उसको सबको ना पहले उसकी टोटल स्क्वायर फुटेज के ऊपर जमीन को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर भी जिस चीज का जितना 1000 के ऊपर टाइम्स कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे होता है। तो ये उसमें कोई मसला नहीं है। छत चाहिए तो आपको वो है, जमीन चाहिए तो आप नीचे गार्डन है, आप नीचे भी जो, यानी आप ये कह रहे हैं कोई कम्युनिटी बन जाती है, एक मॉल में आप उसी को एंजॉय कर सकते हैं। इतनी जल्दी गिरती नहीं है बिल्डिंग, ये अल्लाह ना करे जी कोई ऐसा वाकया हो, लेकिन होते हैं इस तरह के वाकया भी। लेकिन आपने अगर अच्छी बनाई हो, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाई हो, तो फिर लेस चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, लेकिन लेस चांसेस। अल्लाह पाक महफूज रखे जी सबको। अल्लाह मियां महफूज। इस वक्त क्या समझते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आया ये सही वक्त है? देखिए जी, मेरी कंट्री है, मैं आपको बता दूं, मैं तो बाहर से आया हुआ हूँ। मैं अपने 30 साल बाहर रहा हूँ, मेरी फैमिली अभी भी आधी बाहर है। मेरे वालिद साहब 62 से इंग्लैंड में रह रहे थे, राइट। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना सारा कुछ बेच बाच के पाकिस्तान में आया था। आई ब्रॉट लॉट ऑफ मनी इनटू दिस कंट्री, एंड मेरी सारा पैसा वाइट, और मैं यहाँ पे बाहर से पैसा ला के मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। मैंने आज तक कोई
अगर पाकिस्तान क्राइसिस में जाता है तो मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में कभी डॉलर नहीं खरीदा। मुझे लोग कहते हैं डॉलर खरीद लो, नहीं, बिकॉज मैं डॉलर खरीदूंगा पाकिस्तान और क्राइसिस में जाएगा, प्रॉब्लम में जाएगा। सो आई प्रेफर कि नहीं, पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा हम पाकिस्तानियों को वापस इन्वेस्ट, फॉरेन को मैं कहूँगा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। आपकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, जैसे मैं पाकिस्तान आया हूँ ऐसे आप भी इन्वेस्ट करें। और हमारा ये मुल्क है, हमें इसको लुक आफ्टर करना है, और ये हमारी बच्चों का, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का, और हमारी पहचान भी पाकिस्तानी है। इसके अलावा तो मेरी कोई पहचान नहीं। मैं यूके में 50 साल भी रह लूँगा, बट आई विल नॉट हैव अ पहचान देयर। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा रहना है। एग्जैक्टली, और हमने रखना है इसको, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। रखेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि मैं ऑनेस्टली वी वांट टू पे, मैं बिजनेसमैनों को अब कह रहा हूँ कि आपको आगे आना है। इकॉनमी को सहारा सिर्फ हम बिजनेसमैन दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। सीरियसली ना ये माजरत ना आर्मी का काम है इकॉनमी का, ना ये इनका काम है अपना क्या उसका नाम है जजेस का, या किसी ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। ये हमारा काम है। हम इकॉनमी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर बंदे को मिलके जी आगे बढ़ाना। हर मुल्क की ताकत जो होती है उसके सरमायादार होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कभी सरमायादार को अप्रिशिएट ही नहीं किया। अमेरिका की ताकत क्या है? उसके सरमायादार है सारे। अमेरिका की ताकत सरमायादार टैक्सी देते हैं, पूरी दुनिया को वो रूल कर रहे हैं उनके सरमायादार। अमेरिका इतना ही रूल कर रहा है जितना उनके सरमायादार रूल कर रहे हैं। गूगल, अमेजोन, फेसबुक, सब वो रूल कर रहे हैं हमें। बिल्कुल ठीक है। और वो सरमायादार है और वो सपोर्ट करते हैं। हम, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? हमारे ब्यूरोक्रेट्स अगेंस्ट सरमायादार है। वो समझते हैं कि सरमायादार गरीबों का खून चूस गया। ओ भाई, गरीबों का खून सरमायादार ने नहीं चूसा। सरमायादार तो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सरमायादार अपना पैसा लगा रहा है। अगर कल को पाकिस्तान की आफत, कोई प्रॉब्लम आती है तो मरता तो सरमायादार है यहाँ पे, और कौन मरता है? बिल्कुल ठीक है। यानी बिजनेस कम्युनिटी जो सपोर्ट करना चाहती है, जो काम करना चाहती है, एग्जैक्टली सपोर्ट करना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत सी जगहों पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती भी है। नाज़रीन, अभी हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं चाहिए, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पैसा नहीं है कि जो हमें अभी जो सिचुएशन है उसका हल क्विकली क्या कहते हैं कि इसका हल क्या है फौरी तौर पे इन पॉलिसीज के बाद, इकोनॉमी के ऊपर या इसके डेवलपमेंट? ये जो टैक्सेस अभी आए हैं, खास तौर पर हम टैक्सेस पे बात कर रहे हैं और जब मटेरियल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या देख रहे हैं? देखिए जी, सोल्यूशन तो कुछ नहीं। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट, अभी वी विल हैव टू फ्लो विद द विंड। हमें विंड के साथ चलना है। अगर मैं कोई सरिये को सस्ता तो नहीं कर सकता, मैं कोई अपना रेत को सस्ता नहीं, बिजली को सस्ता तो नहीं कर सकता। सो उसकी कंस्ट्रक्शन तो वहीं रहेगी, प्राइस बढ़ेगी। अब ये है कि गवर्नमेंट को इकॉनमी को सीधा करना है किसी सूरत भी, और ये इकॉनमी चलने दे। अगर वो कदगन लगाएगी बिजनेसमैनों के ऊपर तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। आधार उठा के कितनी देर चला लेंगे मुल्क को? नहीं चल सकता मुल्क आधार उठा के, जब तक हम इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट खत्म नहीं होता और आपका बजट के जो डेफिसिट है वो पूरा नहीं होता। आप कभी अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, और आधार उठा के सिर्फ बेइज्जती हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। मकसद ये है कि आपका जो मसला है ना, आप जब तक अपना जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे ना, आप जितना मर्जी मरोड़ ले, कितना टैक्स निकालेंगे? जीडी अगर आपका 340 बिलियन जीडीपी है तो आप कितना टैक्स लगा लेंगे? आपकी टोटल ग्रास प्रोडक्टिविटी जो है 340 बिलियन है। 340 बिलियन कितना आप टैक्स लगा लेंगे यार? टोटल पर कैपिटा इनकम आपकी $1100 बनती है, $1200। ठीक है। आप अभी मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं जी हम 18-20% जीडीपी का लगाएंगे। ओ भाई, 18-20% जीडीपी का आप लगा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंडिया का पता कितना है? 10%, चाइना का 12% है। और उनकी जीडीपी देखें, हमारा जीडीपी हम ये क्या कर रहे हैं कि 200 बता लिए, हम भाग जाएंगे, बिजनेसमैन भाग जाएंगे यहाँ से। वो नहीं दे सकते आपको जीडीपी इसके ऊपर इतना टैक्सेस जितना आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इसी टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे नए मेहमान के साथ। बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और आज हम बात कर रहे हैं बजट के बाद की सूरत हाल पे, जो रियल एस्टेट सेक्टर पे टैक्सेस लगे, खास तौर पर उनको हाईलाइट किया जाएगा। इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, इस पर बात की जा रही है। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मियां शाहिद महमूद साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ साथ स्काइप पर मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा साहब, जो कि बहरिया टाउन कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको भी वेलकम कहते हैं। शायद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो बजट के बाद की सूरत हाल है, जो टैक्सेस लगे हैं प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो इससे पहले भी हम बात करते आए, जो मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ा दी गई, तो उसके बाद ये एक बड़ा और चैलेंज आ गया है। किस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं 2024 में?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिजवान साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ और न्यूज़ वन चैनल का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। टैक्सेस की जो सूरत हाल है वो बड़ी इस गवर्नमेंट में आकर तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर कर दी है और अब बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा बजट कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने पेश नहीं किया जो इस गवर्नमेंट ने पेश किया है, और ऐसे ऐसे टैक्स नए नए नाम के साथ लगा दिए हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि आप किसी भी सेक्टर के ऊपर ऐसा नाम इंट्रोड्यूस करवाएं टैक्स का कि वो उसके साथ कभी भी मैच ना करता हो। ठीक है, तो अभी 2024 में क्या होने जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, कुछ इस हवाले से भी बताइए, क्योंकि घर अपना बनाना तो हर शख्स का ख्वाब है और वो ज़रूरी भी है, हर एक ने कोशिश भी करनी है। सो एक आम आदमी कहाँ खड़ा है? देखें, असल में जब गवर्नमेंट की एक तरजीहात जो होती हैं ना वो डिटरमिन करती हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, और गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि वो रियल एस्टेट के बिल्कुल अगेंस्ट हैं और रियल एस्टेट को बिल्कुल वो सपोर्टिव नहीं है। जबकि अगर आप देखें कि इस्लामी निज़ाम में भी और दुनिया भर में जो आपकी रेजिडेंस है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आपका हेल्थ, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपकी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ इन चारों चीज़ों के ऊपर काम नहीं होता। अगर बजट एलोकेट होता है तो सबसे कम है, और रियल एस्टेट अगर ये खुद नहीं प्रोवाइड करती गवर्नमेंट तो एटलीस्ट जो डेवलपर हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो लोग खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रहे हैं और जो अपने लिए खुद प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, ये इस गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए भी इतना मुश्किल कर दिया कंस्ट्रक्शन को, डेवलपमेंट को, और अपना घर एक ख्वाब बन गया जिसको हम बड़ा एक प्रोजेक्ट करते हैं नॉर्मली कि एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, वो ड्रीम अब लोगों से छीन लिया गया बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। अली रज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। वही है जी, सेम क्वेश्चन, बजट के बाद की सूरत हाल और क्या फोरकास्ट है 2024 में, रियल एस्टेट सेक्टर कहाँ खड़ा है, कोई पॉजिटिव, इसमें कुछ पॉजिटिव भी होने वाला है? रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, आपने फिर से प्रोग्राम में याद किया। रिजवान भाई 2024 गैर मुतवक्के तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वही हैं जिसकी तवक्कुआत थी हमें, और लेकिन बड़ा मायूस कुन साल गुजरा है 6 महीने, और अगले 6 महीने भी कोई बड़े मुस्बत होने नहीं वाले, क्योंकि नए नाम से नए टैक्सेस का नफाज किया गया है। आप इसको ऐसे कह लीजिए कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए नए नाम मुतारिफ करवा दिए गए हैं, और जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कल क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, हम आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों पे नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, क्योंकि इस पूरे प्रोफेशन में, इस पूरे इंडस्ट्री में सट्टा बहुत होता है। ये ऑन रिकॉर्ड उनके अल्फाज हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से सारी चीजें भी शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, अर्ज ये है रिजवान भाई कि ये देखो, मैं खिलाफ हूँ, मैं पागल हूँ कि एक काम मैं करता हूँ, एक काम आप करते हैं और मैं उसी के अगेंस्ट बोलकर उसको खराब करूं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मैं तो ये चाहूंगा कि इस्लाहात की तरफ जाया जाए, हुकूमत कुछ ऐसे इक़दाम कर दे कि भाई मेरा जो चूल्हा है वो बुझे ना, मेरी टीम का चूल्हा बुझे ना, पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का चूल्हा ना बुझे। आप क्या कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स कोई 2 पैसे कमा रहा है, कोई हलाल का लुकमा खा रहा है, उससे वो भी गैर इरादी तौर पे छीन लिया जाए। मैं नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं शक कर रहा हूँ आपके इक़दामात पर। आपकी सर, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, रियल एस्टेट आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको बिलों पे बस इजाफी टैक्स लगाना है और रियल एस्टेट पे टैक्स लगाना है। भाई आपको तो एक सेक्टर है जो बहुत बड़ी तादाद में आपको पैसे देता है, बहुत बड़ी तादाद में उसने 2 सालों में पैसे नहीं दिए। रिजवान भाई आप बताएं। बिल्कुल सर, आपने उसको प्रमोट करना है, आप हौसला अफजा बने, ना कि हौसला शिकनी करें। यकीनन बहुत सारे लोग अदा करना भी चाहते हैं, और यकीनन हमारे ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं मार्केट में जो टैक्स भी अदा करना चाहते हैं, जो हुकूमत के साथ चलना भी चाहते हैं, तजावीज़ भी पेश वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। हुकूमत भी कुछ मामलात में उनको सपोर्ट करती है, मगर अभी स्पेसिफिकली चूंकि हम बजट पर बात कर रहे हैं और ये नए टैक्सेस पर बात कर रहे हैं, अभी खास तौर पर हमने प्रोग्राम में FED के वाले से भी बात करनी है कि फेडरल को पहली दफ़ा, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि फेडरल को भी टैक्स दिया जाएगा। मियां साहब, आपके तो जानिब आऊंगा, क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये जो FED
एक मैं इसको लॉन्च ही कहूँगा, लॉन्च कर दिया गया है, ये एक और बर्डन आ गया है। अच्छा, जो आइन हमारा कहता है ना जी, उसमें तो देखें ये जो प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट है, वो एक फेडरल सब्जेक्ट ही नहीं है। इवन अच्छा। ये जितने भी टैक्स फेडरल गवर्नमेंट हमसे ले रही है, ये इलीगल हैं, गैर आइनी हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसको प्रोविंस को एलोकेट कर दिया गया रियल एस्टेट को। तो उसके बाद ये 236C, 236K, कैपिटल गेन टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसको हम FED कह रहे हैं, ये सारा कुछ ये गैर आइनी तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया। और ये बेसिकली सूबों को चाहिए था कि सूबे उसके ऊपर आवाज़ उठाते कि भाई ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन है, इसके टैक्स के जो कलेक्शन है वो हमारी जिम्मेदारी है और ये टैक्स कलेक्शन हमें आनी चाहिए, ना कि फेडरल गवर्नमेंट को। बट वो सोए रहे और उन्होंने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। अब वो एक रूटीन बन गई। मैं एक और बात करना चाहूँगा, अभी अली रज़ा साहब भी ये बात कर रहे थे, मैं उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसने जो जितनी भी अभी तक पॉलिसीज़ दी हैं, बुनियादी तौर पे अगर आप गौर करें तो इसमें इन्होंने ये साबित किया है कि इनके पास कोई विजन नहीं है। ठीक है। और ये इन्होंने जितने भी टैक्स लगाए हैं या जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कल की स्टेटमेंट है, मैंने भी वो देखी कि हम प्रॉपर्टी के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाएंगे और इसमें सट्टा होता है, ये बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी दुबई है। आज आपने यहाँ पर ना तो वो एनवायरनमेंट दिया कि लोग इंडस्ट्री लगा सकें, ना आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट किया कि वो पाकिस्तान में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। वो तो कारोबार नहीं करेंगे, वो तो रियल एस्टेट ही खरीदेंगे। आपने उनको डाइवर्ट कर दिया बेसिकली कि भाई पाकिस्तान मत आओ, आप दुबई में जाकर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। तो ये इनका विजन है, जिसका खुमियाजा सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी भुगतेगी। क्योंकि जो मेजर अमाउंट आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रेमिटेंस की सूरत में, फॉरेन करेंसी की सूरत में आती है, वो सिर्फ ज़्यादातर उसकी जो तादाद है, उसकी नंबरिंग है, वो रियल एस्टेट में आती है। तो अब आप उनको जब डिस्करेज करेंगे इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाकर, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? और ये आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, ये आपने पाकिस्तान का नुकसान किया है। रियल एस्टेट वाला तो चलें किसी तरह से कोई और काम कर लेगा शायद, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए जो रेमिटेंस, जो डॉलर्स आने थे, अब वो नहीं आएंगे, वो आपने दुबई का फ़ायदा किया। ठीक है, अली रज़ा साहब आपकी जानिब आऊँगा, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो देहातों से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, लोग अपने कारोबारी एतबार से भी कोशिश करते हैं। जैसे हम लाहौर का अगर जिक्र कर लें तो गिरदोनवा में बहुत से शहर ऐसे हैं जो नए तामीर हो गए, चूँकि लोग लाहौर में आना चाहते हैं अपने कारोबार के लिए भी, रेजिडेंट के लिए भी। तो ओवरऑल अभी मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, लगभग 1 साल में 10 लाख घरों की ज़रूरत है, जो कि ये तो एक रिपोर्ट है, इससे ज़्यादा ही ज़रूरत है। लोगों ने अपना घर भी बनाना है, अपनी छत भी बनानी है। सो ऐसी सूरत हाल में यकीनन हुकूमत को कोई बड़ा कदम लेना चाहिए। तो क्या कोई तजावीज़ दी हैं, कोई देख रहे हैं, कोई बेहतरी आएगी, कोई कुछ नज़र आ रहा है? सर कोई बेहतरी नहीं आएगी, ये तो है एक बात। सर 10 लाख नहीं 20 लाख घरों की यानी कमी है। इन्वेस्टमेंट ना की जाए पाकिस्तान में, आप ये कह रहे हैं? सर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये माहौल नहीं बना रहे। अच्छा, आप जब यानी फायदा तो है पाकिस्तान में, ऐसी सिचुएशन में हमेशा बाइंग टाइम ही रहा है, लेकिन आप ओवरऑल बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से, अगर उसमें थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए तो, वरना फायदा तो है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट तो होनी ही है। मैं अर्ज करता हूं सर, इस टाइम बाइंग टाइम है, प्राइसेस 40% नीचे आ चुकी हैं, सेलर बेचारा मरेगा, बायर की जीत है। लेकिन अगर आप जब टैक्स लगाएंगे, जब ओवरसीज को रिलीफ नहीं देंगे, तो क्यों कोई आएगा? क्या उसने आके यहाँ फैक्ट्री लगानी है, कोई दुकान खोलना है, कुछ छापड़ी की दुकान खोलेगा? नहीं खोलेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा। वो एक काम करेगा, हर ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर जो हुब्बे वतनी है वो शायद हमसे ज्यादा ही होती है बाहर काम कर करके। वो चाहता है कि एक घर, एक प्लॉट, एक मकान, एक फ्लैट हमारा पाकिस्तान में हो, जहां हम जब बुढ़ापे में जाएं तो वहां रह सके। लेकिन जब आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को सर नॉन फाइलर डिक्लेयर करेंगे, उनसे 10 से 15% टैक्स नाफिज करेंगे, सर वो पाकिस्तान कोई चीज नहीं खरीदेंगे। ये तो है एक बात। दूसरी बात, आपने इससे पहले सर से सवाल किया था कि विफाकी हुकूमत अब टैक्स वसूली की तरफ आ रही है। सर जी, जो सूबाई है, जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको कोई फिक्र है कि लाहौर का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो तबाह हो गया, इस्लामाबाद का, कराची का, पेशावर का, कोयटा का? सर उनको तो पता ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज है अपने मामला सुधारना,
वो अच्छे से निपटा रहे हैं। क्या महंगाई में, अच्छा चले इस पर तो तवज्जो नहीं, क्या महंगाई में कमी आ सकी है? नहीं आ सकी सर जी। अगर आप देखें कि जब महंगाई बढ़ेगी, जब खाना नहीं मिलेगा तो कौन घर खरीदेगा? और इस वक्त घर खरीदने का या इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन मौका है। बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां 40% कीमतें कम है, लेकिन इनको सिर्फ एक बात पता है और वो है बजट में टैक्सेस नोच नोच कर लेना, नाफिज करना, छीनना। अभी भी क्या, अगर हर शख्स बड़ा होकर क्या ख्वाब देखता है? अपना घर बनाने का। कोई शख्स ऐसा है जो नहीं ये ख्वाब देखता? उसके लिए तगोदोद नहीं करते? तो क्या कमी इस कारोबार में कमी आनी चाहिए? कभी भी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर शख्स ने बड़ा होकर ख्वाब देखना है घर का। घर बनाने ये बचपन से ही ख्वाब चल पड़ता है जी अपना घर बनाने का, मर्दों की जिंदगी में तो खास तौर पर पे। इसकी तादाद में कम नहीं होना रिजवान भाई। घर जो इसकी कमी है ना घर की, वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो और बढ़ेगी। लेकिन हमारी हुकूमत सो रही है हमेशा की तरह। बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और आज प्रोग्राम में बात हो रही है प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से, कहाँ पर रिलीफ दिया गया और कहाँ पर नए टैक्सेस लगा दिए गए और किन किन नामों से लगा दिए गए, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। कहाँ पर हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ पर एक डेवलपर को, एक बिल्डर को सपोर्ट करना चाहिए कि एक आम आदमी आसानी से अपनी छत बना सके। ब्रेक से पहले बात हो रही थी ओवरसीज़ के हवाले से, तो मियां शाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगा। ओवरसीज़ के हवाले से क्या समझते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तान का असासा हैं, वो जो भी कमाते हैं वो डॉलर्स में कमाएं, पाउंड्स में कमाएं या यूरोस में कमाएं, उन्होंने पाकिस्तान ही भेजना होता है। और यकीनन जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये इकोनॉमी की हड्डी है, इसमें अहम किरदार ओवरसीज़ का है। तो ओवरसीज़ के लिए क्या सेपरेट कोई एक पॉलिसी नहीं बन जानी चाहिए उनको रिलीफ देने के लिए? देखें, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक पॉलिसी ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और उस पॉलिसी में उनके लिए एक फाइलर का स्टेटस ही मौजूद है। अगरचे वो फाइलर ना भी हों, ठीक है, तो दो चीज़ों की उनको एग्जाम्पशन है। एक तो वो एक फाइलर जितना ही टैक्स पे करेंगे, वो चाहे परचेज़र है चाहे वो सेलर है, तो वो अभी तो वो सिर्फ फाइलर के इक्वल ही टैक्स पे करेगा। अच्छा, दूसरा, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेल्थ स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है FBR में। तो अच्छा। ये दो फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट ने पहले भी, प्रीवियसली भी खान साहब के दौर में, उससे पहले, अब अभी भी उस फैसिलिटी को यानी सोर्स ऑफ इनकम भी बताने की जरूरत नहीं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और ठीक है। उनकी, हाँ, अलबत्ता अगर वो आज भी अपनी फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट से अपनी कुछ पेमेंट्स करें जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसमें आज भी उनको लिवरेज हासिल है। ठीक है, ये मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे आपके ऑडियंस हैं, हमारे ऑडियंस हैं जो जो पॉजिटिव ये बात है सुन रहे उसको हैं तो यकीनन कोशिश होती कि है कि हम भाई उजागर उनके करें। लिए भी शायद कोई रिजवान भाई, ऐसी मैं चीज़ बात हो। करना बिल्कुल ठीक चाहूंगा, है। मैं अली बात साहब आपके जाने पे करना आऊंगा। चाहता हूं। जी, आपकी तरफ लेट से मी कंप्लीट इट। अच्छा, दूसरा Yes, आपने yes, yes. जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात की, तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी बेसिकली ये अगेन एक नया टैक्स इस मरतबा लगाया गया है जो कि 3% है, और ये वन टाइम टैक्स है ऑन दी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप उसको, और वो परचेजर पे करेगा, जो नई अलॉटमेंट है जस्ट ही उस पर आएगा, उसके बाद 236C और 236K का टैक्स जो एडवांस टैक्स है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एक गलत बात की गई है वो ये है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो किसी भी काइंड या किसी भी लेवल की है, उसको हर मर्तबा कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर परचेजर को, जस्ट परचेजर को, जितनी दफा भी वो सेलिंग होगी, फॉर जो एग्जांपल नए परचेजर होंगे वो पे करेंगे। आज मैं परचेजर हूं तो मैं पे करूंगा, ठीक है। कल आप परचेजर होंगे तो ठीक आप है, पे करेंगे। ठीक है। ये मैं क्लियर करना चाह रहा अच्छा, था। अच्छा। जी प्लीज। बिल्कुल ठीक है। जी अली रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं अर्ज कर दूं, मैं बैरिया टाउन कराची में चूंकि चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पर जो सर ने बात की, ये बात पहले थी कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तान में टैक्स पे करे या ना करे, वो फाइलर कंसिडर किया जाता है, और वो टैक्स 1 और 3 और फिर अगली बारी 3 और 5% देता था। बट अब कराची बहरिया टाउन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान में अगर टैक्स नहीं दे रहे तो आप नॉन फाइलर हैं। इस बात को मैं इंतहाई दावे से और यकीन दहानी से ये बात कर रहा हूँ कि जो इन्होंने बात की वो यकीनन पंजाब की हद तक तो है, लेकिन कराची में ये रूल अब नहीं है। और बहुत सारी ट्रांसफर प्रॉपर्टी की मैंने खुद करवाई है। अच्छा। मैं जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे वहाँ कानून कुछ हो रहा है, यहाँ कानून क्या है? नहीं, मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यानी वहाँ तो इम्प्लीमेंट है, आप कह रहे हैं कि वहाँ ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट ये पॉलिसी बैरिया टाउन की तो हो सकती है। मैंने बात नहीं पंजाब, सर नहीं,
सर नहीं। मुझे सुन लें, फिर आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। देखें, मैंने पंजाब या सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ फाइनेंस एक्ट 2023-2024 या 2024 इस मरतबा जो पास हुआ है, आप उसको उठाएं। यानी उसमें ये डॉक्यूमेंटेड है? यस, ये डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा। हाँ, अगर आपको वहां कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसको समझ नहीं पाए, ठीक है, आप एफबीआर को, चेयरमैन एफबीआर को एक ईमेल करें कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, वो आपको रिप्लाई करेंगे। और बल्कि आप अपने एफबीआर के, बल्कि आप बैरिया टाउन की मैनेजमेंट को फोर्स करें कि वो एक लेटर लिखें और वो आगे से उनको रिप्लाई आएगा तो उनकी क्लैरिटी आ जाएगी, वो फिर इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सर मैं अर्ज करता हूँ, जी जब जी इस जी पर जी, राब्ता किया गया, जब इस पर राब्ता किया गया तो एफबीआर ने ये कहा कि हमारा रिकॉर्ड की अपडेशन ना होने की वजह से आप लोग पाकिस्तान में नॉन फाइलर का टैक्स ही पे करेंगे। आप जो बात कर रहे हैं मुकम्मल इत्तफाक है, पहले ही ऐसे ही होता आया था, लेकिन ये कोई पिछले 6-8 महीनों से ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी ओवरसीज प्रॉपर्टी खरीदता था वो पाकिस्तान में कंसीडर फाइलर किया जाता था, टैक्स एग्जेम्पशन थी। लेकिन पिछले 6-8 महीनों में ये कहा गया कि आप चूंकि नॉन फाइलर आ रहे हैं, जब एफबीआर से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि सर हमारा रिकॉर्ड अपडेशन नहीं है, इसीलिए आप को टैक्स जो है वो वही पे करना पड़ेगा, जो कि अगर आप फाइलर हैं तो 3, नॉन फाइलर हैं तो 5%। अच्छा, मैं आज ही बाकी जो आप कह रहे हैं मेरा इत्तेफाक है। आज ही इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। अच्छा। डीएचए में लाहौर में तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा यहाँ पर ऐसी हम, और क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉ को समझते भी हैं, मैं खुद भी लॉ ग्रेजुएट चलें, अगर कहीं पर कुछ ऐसा मामला हो भी रहा है तो उसको नहीं होना चाहिए। थोड़ा से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, क्विकली इसका जवाब दीजिएगा। अली रज़ा साहब, पहले आपसे पूछ लेते हैं, एक शख्स के पास 1 करोड़ से 2 करोड़ का बजट है, इस बजट के बाद आया उसके लिए क्या मुश्किल है, क्या आसानी है, आया उसको भी कोई हिट आएगी जो अपना घर बनाना चाहता है? बड़ा कॉमन सवाल है, एक आम आदमी जो पूछना चाहता है। सर बिल्कुल आएगी। आप अगर एक घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, पहले टैक्स देना। अब देखिए 1 और 2 करोड़ में कोई बहुत बड़ा घर तो आना नहीं है, कहीं कोई 3-5 मरले का घर आएगा, 7 मरले का आएगा, वो भी कहीं पीछे जाकर कोई बहुत पुराने इलाके में, शहर की सहूलियात से दूर। लेकिन मसला ये है सर, कीमतें गिर रही हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अर्निंग्स हैं वो कम हो रही हैं। हमने टैक्सेस को कंट्रोल नहीं किया। टैक्सेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। मियां शाह साहब, आपका क्या टेक है इस चीज पे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि बजट होने के बावजूद वो बजट नाकाफ़ी हो जाता है। जो इंसान घर खरीदना चाह रहा है, मुश्किल होगा, घर का बजट चलाना मुश्किल हो गया है। जाहिर है कि जब किसी भी इंसान की कुव्वत ख़रीद मुतासर होती है और वो उसको बड़े चैलेंजेस का सामना है अपनी पर्सनल लाइफ में इवन, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है अपना घर खरीदना, अपने घर बनाना इवन, वो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जाहिर है जिसने घर खरीदना है या बनाना है, वो अगर 10 मरले का नहीं बना सकता तो वो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं 8 मरले बना लूँ। 8 नहीं बना सकता, वो 5 पे आ जाएगा। घर तो उसने बनाना है, बट देखें अगर उसका ड्रीम था कि यार मेरी रिक्वायरमेंट 10 मरले की है या 1 कनाल की है, तो वो जाहिर है आप उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अलमिया है। क्विकली बात करेंगे 7F के हवाले से, जो 7F टैक्स आया है, ये डेवलपर्स और बिल्डर्स के हवाले से आया, इसके हवाले से बताइए कि ये क्या है और आया ये लागू हो चुका है या इस पर अभी बात चल रही है? जी बिल्कुल, ये लागू हो चुका है। ठीक है। इस पर चूंकि फाइनेंस एक्ट जब पास हो गया तो दैट मीन्स कि अब ये इम्प्लीमेंट होना है, और ये बिल्डर के ऊपर उन्होंने 10% टैक्स लगाया है। और जो 10% यानी किस चीज का? वो प्रोजेक्ट वो जो ना जो ग्रॉस रिसीट्स आपको हासिल होंगी। फॉर एग्जांपल आपने 10 प्लॉट बेचे एक डेवलपर ने, तो उसकी जो 25% आपको इनकम आई है, उस 25% वो ग्रास अमाउंट है आपको। उसके ऊपर आपको 10% आपका डेवलपर पे करेगा। बिल्डर का जो घर बनाते हैं, जो हाई राइज बनाते हैं, उनके ऊपर जो है वो 15% है। सॉरी, डेवलपर के ऊपर 15% है, बिल्डर के ऊपर 10% है। और अगर कोई डेवलपर खुद ही कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है अपने ही स्कीम के अंदर, तो उसके ऊपर 12% है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके हवाले से भी कोई आपकी चूंकि एसोसिएशन भी है, फेडरेशन है, तो यकीनन कोई मुज़ाकरात भी हुए होंगे, तो इसके हवाले से ये कोई हुआ था मुज़ाकरात, और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले कोई इस पर बात हुई? हमने बारहा एफबीआर, चेयरमैन एफबीआर से भी मीटिंग्स हुई, हमारी वजारत ख़जाना में भी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से भी बात हुई, ठीक है, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के नुमाइंदों की,
और डिफरेंट फोरम्स पर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, आप जैसे दोस्तों के प्रोग्राम के तवज्जो से भी ऐवान इक़्तिदार में हमने ये बातें पहुंचाई हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है और उस एक्सक्यूज़ का नाम है IMF। हर काम IMF आपको गन पॉइंट पर नहीं करवाता, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, आपकी अपना विजन ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। टैक्स कलेक्शन, मैं आपको बताऊं कि ये जो बजट इन्होंने पेश किया, ये आपका पूरा टैक्स कल्चर, पूरा टैक्स का जो निज़ाम है, ये कोलैप्स कर जाएगा जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। और लोगों के पास टैक्स देने की सकत बाकी नहीं रहेगी, मां सिवाय उन लोगों के जो सैलरीड क्लास है, वो बेचारे बाय फोर्स उनको चूँकि एट सोर्स कटौती हो जाती है। उनके अलावा जो कारोबारी लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं कि इन्होंने वो रास्ते खोले हैं कि लोग टैक्स चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा टैक्स चोरी ज़्यादा होगी। जी क्विकली अली साहब, क्योंकि टाइम खत्म हुआ रिजवान भाई, जी 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 रिजवान भाई, लोग अब टैक्स फाइलर नहीं बन रहे, बल्कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग टैक्स फाइलर थे वो चाह रहे हैं किसी तरीके हमें नॉन फाइलर कर दिया जाए, नॉन एक्टिव हो जाए। अच्छा। क्योंकि आने वाले दिनों में टैक्स जो फाइल करते हैं उनके लिए जितनी मुश्किलात है ना, ये शायद वो सोच भी नहीं सकते। मैं आपको यकीन से ये बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे जानने वाले थे जो टैक्स दे रहे थे छोटे पैमाने पर, अब उन्होंने कहा है कि अब से हम नॉन फाइलर हो जाएंगे, नॉन एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। और टैक्स के जो क्राइटेरिया में आएंगे नहीं। सर ने बिल्कुल ठीक बात की कि मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने टैक्स अब लेना नहीं है, नोचना है और दबोचना है। जी मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक बात सिर्फ इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ये बात करूंगा कि जब आपने ये तीसरी इस्तिलाह जो है ना नॉन एक्टिव वाली, सॉरी लेट फाइलर वाली, इसने सबसे ज्यादा इस पूरे कल्चर को, टैक्स कल्चर को तबाह करना है। खुदारा मैं गवर्नमेंट को ये कह रहा हूं कि आप होश के नाखून लें। अगर आपने इसको रिविजिट ना किया तो जो लोग नए फाइलर बनना चाह रहे थे, बेसिकली आपने उनका रास्ता रोका है और वो अब फाइलर नहीं बनेंगे। और भाई ठीक कह रहे हैं कि जो फाइलर थे वो भी अब नॉन एक्टिव की लिस्ट में जाने को तरजीह देंगे। और ये आपने अपने पूरे जो हमारे जैसे बंदे जो लोगों को एजुकेट करते थे कि आप टैक्स फाइलर बन जाएं, और वो बन जाते थे, अब वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आप ये सारी बातें सुन रहे हैं, जो फाइलर हैं वो नॉन फाइलर होना चाहते हैं, इनएक्टिव होना चाहते हैं, क्योंकि लोग घबरा चुके हैं। सो टैक्स देने वाले लोग जो वक्त पर अदा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, अगर वो घबरा जाएंगे तो यकीनन ये एक गंभीर सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। हुकूमत को टैक्स देना चाहिए और एक अच्छे मुआशरे का यही तरीकाकार होता है, लेकिन ये एक अलमिया बनता जा रहा है। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, परेशान कुन सिचुएशन है। यकीनन हम यही चाहेंगे कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करे ताकि आने वाला वक्त बेहतर वक्त हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर और पाकिस्तानी के लिए बेहतर हो। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।